प्यारे बच्चों, वेलकम, नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं विजय बिठमड़ा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजूवाला, आज आपके सामने जानकारी लेकर के आया हूँ भारत में राष्ट्रपति पद के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है। तो आज हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी जानकारी जो है वो आपके साथ साझा करने का काम करेंगे। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो जो उसका कार्य है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जो राष्ट्रपति का पद है वो बड़ा सम्मानित पद है, बड़ा प्रतिष्ठित पद है और बड़ा गरिमापूर्ण पद है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि राष्ट्रपति जो देश का संवैधानिक मुखिया होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष है और विभिन्न समय पर जब से भारत को आज़ादी मिली उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से लेकर अब तक जो भी भारत में राष्ट्रपति के पद को जिन्होंने सुशोभित करने का काम किया है, सबसे पहले मैं वो उनके नाम आपको बताने का काम करूंगा। सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। और दूसरे नंबर पर भारत के राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पर भारत के राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन। और चौथे नंबर पर वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। पाँचवें नंबर पर डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने। और छठे नंबर पर नीलम संजीवा रेड्डी भारत में राष्ट्रपति बने। सातवें नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने। उसे अगले आर के वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति बने। उसे अगले नंबर पर डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बने। उससे अगले के आर नारायण देश के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का जिन्होंने काम किया। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के राष्ट्रपति बने। उससे आगे श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो एकमात्र महिला राष्ट्रपति देश की बनी, वो इस पद पर विराजमान हुई। उससे आगे प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो डॉक्टर रामनाथ कोविंद है। तो 2017 में 15वीं बार राष्ट्रपति के पद का चुनाव हुआ और आज वर्तमान समय में हम सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति है और वेंकैया नायडू जो है वो देश के उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को एक एक जानकारी आपके द्वारा बटोरनी जरूरी है। जो वेतन की बात है वो वर्तमान समय में राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए जो वेतन निर्धारित किया गया है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए प्रति महीना है। और उपराष्ट्रपति के पद को लेकर के जो वेतनमान निर्धारित किया गया है वो 4 लाख रुपए है, कहीं 3.5 लाख रुपए भी बताया गया है। और अन्य जो सभी सुविधाएं हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन रहने के लिए अन्य सभी सुविधाएं इस सम्मानित पद पर बैठने वाले व्यक्ति को वो सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। वो चाहे मोबाइल की सुविधा हो, चाहे वाहनों की सुविधा हो, चाहे किसी भी प्रकार की क्यों सुविधा न हो है वो इनको दी जाती है। ये देश का सर्वोच्च नागरिक है, ये प्रथम नागरिक है और सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। तो ये जानकारी थी आपके सामने। प्यारे बच्चों, आगे मैं बताऊंगा कि इस पद पर बैठने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है। योग्यताएं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और नंबर 2 पर उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3 पर वो संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नंबर 4 वो किसी सरकारी पद पर विराजमान न हो। जब राष्ट्रपति का चुनाव उसको लड़ना है तो किसी भी लाभ के पद पर वो न हो। नंबर 5 पर उसका नाम जो है वो 50
प्रतिनिधियों के द्वारा 50 सदस्यों के द्वारा उसको प्रस्तावित करना किसी का नाम, और 50 के द्वारा उसका अनुमोदन करना जरूरी है। पहले ये 1997 से पहले कम थी, प्रस्तावकों की और अनुमोदन करने वालों की संख्या कम थी। और जो इसका चुनाव यदि किसी को लड़ना है, पहले जो वो सिक्योरिटी जमा करवाता था चुनाव के समय, वो 2500 रुपये थी 1997 से पहले, लेकिन वर्तमान में वो 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवानी पड़ती है। यदि कोई भी राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने का काम करता है, यदि वो कुल मतों का 1/6वां हिस्सा उससे कम यदि वो वोट प्राप्त करता है, तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है। तो ये थी इसकी योग्यताओं को लेकर के। आगे मैं आपको बताने का काम करूंगा कि उसका जो निर्वाचन है या उसका जो समय सीमा है, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित जो समय सीमा है वो 5 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि जिस दिन वो आसीन हो जाता है अपने पद पर, उसे वो शुरू हो जाता है और 5 वर्ष का उसका समय निर्धारित किया गया है। भारत में कोई भी दोबारा भी राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो लगातार, जिन्होंने 2 कार्यकाल अपने पूरे किए हैं। वो 1952 में 1957 में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया और लगातार इस देश में लगातार, वैसे 1950 से लेकर 1962 तक का जो समय है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पद पर उन्होंने बैठने का काम किया। तो आगे मैं आपको बताने का काम करूंगा कि जो निर्वाचन का जो सिस्टम है भाई, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि है, उसमें अप्रत्यक्ष विधि है। यानी कि आपके लिए जानना ये भी जरूरी है कि ये प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है। प्रत्यक्ष विधि का अभिप्राय ये है कि जब मतदाता, यानी कि हम जो भारतीय नागरिक, अपनी आयु जो है वो 18 वर्ष पूरी कर चुका है, तो वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। यदि मतदाता सीधा अपने किसी प्रतिनिधि को चुनने का काम करता है तो वो प्रत्यक्ष विधि होती है। लेकिन यदि हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, भारतीय नागरिक अपने किसी प्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं, यानी कि कोई एमएलए हो सकता है, कोई एमपी हो सकता है, और वो एमएलए और एमपी आगे किसी प्रतिनिधि, आगे किसी सदस्य को चुनने का काम करता है, यानी कि उस समय हमसे कुछ नहीं पूछा जाता है कि किसको मत देना है, तो वो विधि जो है अप्रत्यक्ष विधि होती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत में जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तो इसके चुनाव की जो प्रक्रिया वो थोड़ी सी जटिल देखने को मिलती है। तो आपके लिए ये जानना जरूरी होगा प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो वो संसद, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 543 और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि 233, और जितने भी राज्य है भारतवर्ष के अंदर उसमें राज्य विधानसभाएं हैं वो उन सभी के निर्वाचित सदस्य, ये सभी जो प्रतिनिधि है, ये जिनको एक निर्वाचक मंडल का नाम दिया जाता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपने जाना कि राष्ट्रपति के पद का जब चुनाव होता है तो सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होता है तो सभी जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, राज्य सभा के जो सदस्य हैं निर्वाचित और मनोनीत, और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये अंतर आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि कौन लोग एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं। तो जो इसका चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि आनुपातिक विधि के द्वारा इसका चुनाव होता है। ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने एक मत का प्रयोग तो अवश्य करता है, लेकिन उसके मत की कीमत एक नहीं होती, उसके मत का मूल्यांकन निकाला जाता है, मूल्यांकन। तो इस विधि को थोड़ा सा मैं आपके सामने बताऊंगा। ये थोड़ी सी विधि जो है जटिल जरूर है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है।
तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम हरियाणा से, जैसा हम सब जानते हैं कि हरियाणा से 10 लोकसभा के सदस्य बनते हैं, 5 राज्यसभा के सदस्य बनते हैं और 90 जो है वो राज्य विधानसभा के सदस्य बनते हैं। राज्य विधानसभा के मान लो 90 सदस्य बनते हैं, तो इस राज्य की कुल जनसंख्या को हम 90 से डिवाइड करने का काम करेंगे और जितना उसका उत्तर आएगा उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो जितनी वो कीमत होगी वो एक मत की कीमत होगी और उस एक मत की कीमत को हम 90 से फिर मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। इस तरह पूरे देश में राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे उनके कुल मतों की कीमत निकाली जाएगी। यहाँ कुल मतों की, जो पूरे देश के राज्य विधानसभाओं के मतों की कुल कीमत होगी, उसको कहाँ जा करके रखेंगे, आगे जा करके जो लोकसभा के सदस्यों का जब हम एक एक मत की कीमत निकालने का काम करेंगे, तो जो पूरे देश में राज्य विधानसभाओं के मतों की कीमत निकाली गई है उसको हम डिवाइड करेंगे 543 प्लस 233, तो 776 से उसको डिवाइड करने का काम करेंगे। इस तरह से वो एक मत की कीमत निकलेगी किसी भी एमपी की और फिर उसको मल्टीप्लाई बाद में 776 से कर किया जाएगा। ये विधि इसलिए अपनाई गई है ताकि राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य है और संसद में जो भी कोई सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्य सभा का हो, उन सबको एक समान मौका मिले, उन सब के मतों की कीमत एक समान, यहाँ उनको एक समान वो अपने मत का प्रयोग कर सके। तो ये एक विधि है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इसको कहा गया है। तो ये विधि थोड़ी सी जटिल जरूर है। यहाँ प्रत्येक मतदाता अपने जब मत का प्रयोग करता है तो वो वरीयता क्रम के हिसाब से अपने मत का प्रयोग करता है। यानी कि यदि किसी विश्व में राष्ट्रपति के पद को लेकर के 4 सदस्य चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, तो मतदाता अपनी वरीयता देने का काम करेगा। यानी कि पहले किसको प्रेफरेंस देगा, वो पहले नंबर पर किसको प्रेफरेंस देता है कि मेरी पसंद का सबसे ज़्यादा पसंद मेरी इस उम्मीदवार के लिए है, दूसरी प्रेफरेंस किसको देता है, तीसरे नंबर पर किसके को देता है और 4 नंबर पर किसको प्रेफरेंस देने का काम करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में होता है। वहाँ एक रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है और उसकी मदद के लिए ARO, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उसका वो एक सहायक होता है जो उसकी मदद करता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा उसकी जो डेट है, जो तारीख है, वो निर्धारित की जाती है और 15 दिन पहले, 15 सप्ताह यहाँ कुछ समय पहले निर्वाचन आयोग जो है वो तिथि निर्धारित करता है और उसके बाद वो कि इस तारीख को नामांकन पत्र लिए जाएंगे, उसके बाद उसकी जांच होगी, फिर नाम वापसी का समय होगा और फिर चुनाव होंगे, उसके बाद मतगणना होगी, उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेरेशन की बात होगी। तो और एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति के पद को लेकर के जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है उसको निर्धारित एक कोटा निर्धारित किया जाता है। मान लो कि किसी समय उनके मतों की कुल कीमत 84,000 है, तो विजयी सदस्य के लिए ये जरूरी होगा कि उसके पक्ष में 42,001 मत उसको मिले, तभी वो राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। और इस तरह से आप थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताऊंगा, जब तक किसी भी सदस्य को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक मतों की जो काउंटिंग है वो चलती रहती है। यदि एक निश्चित गणना के बाद वो पहले दौर के बाद वो यदि वो आधे से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर जो लास्ट का उम्मीदवार है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसके जो मत है उनको प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बांट दिया जाता है। फिर भी उसके बाद भी यदि पहले नंबर का जो उम्मीदवार है वो जीत हासिल नहीं कर पाता, निर्धारित कोटा नहीं प्राप्त कर पाता, फिर उसे तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार है उसको उससे बाहर कर दिया जाता है और उसके मतों को भी आपस में बांट दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वो अपना निर्धारित कोटा प्राप्त ना कर ले। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस संबंध में आपको ये जानकारी दी और
आगे मैं बताने का काम करूंगा कि राष्ट्रपति का जो पद है उसकी शक्तियां कौन कौन सी है। शक्तियों को लेकर के मैं आपके सामने बताऊंगा कि उसकी कुछ कार्यकारी शक्तियां हैं, शांतिकालीन शक्तियां जिसको हम कह सकते हैं, कार्यकारी शक्तियां, या इसमें हम प्रशासनिक शक्तियां, विधायनी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां, यहाँ अनेकों उसको शक्तियां प्राप्त है और इन शक्तियों को मैं आपके सामने विस्तार से रखने का काम करूंगा। सबसे पहले जो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं उसके अंतर्गत मैं ये कह सकता हूं कि प्रशासनिक शक्तियां, जो वो भारत का मतलब अध्यक्ष है, संवैधानिक अध्यक्ष है, वो संवैधानिक मुखिया है। सरकार के सभी जो निर्णय हैं औपचारिक तौर पर उसी के नाम पर लिए जाते हैं। वो इसके लिए कुछ नियम और अधिनियम बनाने का काम करता है। ये उसकी प्रशासनिक शक्तियां हैं। वो प्रशासनिक सत्र पर बड़े से बड़े कोई भी कार्य होता है वो करता है। दूसरे नंबर पर जो उसकी ये शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां, दूसरे नंबर पर मैं ये कह सकता हूं कि मंत्री परिषद को लेकर के, जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, वो अपना एक नेता चुनता है, तो उसकी नियुक्ति यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहाँ नियुक्तियों को लेकर के है। और फिर प्रधानमंत्री जिसके नाम भेजता है उनको मंत्री पद की वो शपथ दिलाता है, उनमें मंत्री पद की शपथ दिलाने का काम करता है। इस तरह दूसरी ये कार्यकारी शक्तियां हैं, मतलब नियुक्तियों को लेकर के मंत्री परिषद का निर्माण करने की ताकत जो है वो उसके पास है। उसकी विचार विमर्श प्रधानमंत्री के साथ होता है। तीसरी जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं वो ये है कि बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां करने का काम राष्ट्रपति का होता है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर के देश के शासन को चलाने का काम करते हैं, देश के प्रशासन को चलाने का काम करते हैं, क्योंकि एक देश का संवैधानिक मुखिया है, एक वास्तविक मुखिया है। संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है और वास्तविक मुखिया वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो आगे मैं बता रहा था कि नियुक्तियों को लेकर के वो देश के अंदर जितने भी न्यायालय है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, उसके अंदर जितने भी जज है, वो मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति करता है। जितने भी राजदूत है वो उनकी नियुक्ति करने का काम, राज्यपाल, उपराज्यपाल, उनकी नियुक्ति करने का काम, और जितने भी आयोग है, चाहे महिला आयोग है, चाहे वित्त आयोग है, चाहे अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, और चाहे संघात्मक आयोग है, जितने भी आयोग देश के अंदर है उनके चेयरमैन बनाने की बात है, अन्य सदस्यों की नियुक्ति की बात है, वो सभी पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है। अगली जो पावर है वो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियों की बात यहाँ हो रही है, सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। वो चाहे स्थल सेना की बात हो, चाहे जल सेना की बात हो, चाहे वायु सेना की बात हो, इनके जो सर्वोच्च होते हैं, सर्वोच्च, उनकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है। तो देश में चाहे युद्ध की घोषणा हो, चाहे शांति की घोषणा हो, वो भी राष्ट्रपति ही लेता है। आगे विभिन्न राज्यों के बीच संबंधों की बात, विदेशों के साथ जो संबंधों की बात है वो राष्ट्र प्रमुख होता है। राष्ट्र की ओर से देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में जाकर के वो करता है। दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर के यहाँ भी राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने आगे बताने का काम करूँगा कि उसकी वैधानिक शक्तियाँ कौन कौन सी है। वैधानिक शक्तियाँ, पहले नंबर पर वो संसद का सत्र बुलाने का काम करता है, सत्रावसान। वो उसका सत्र बुला सकता है, उस अधिवेशन बुला सकता है, उसका समय निश्चित कर सकता है, उसको समय घटा सकता है, सत्र की समाप्ति वो कर सकता है। ये उसकी पहली पावर है वैधानिक शक्तियों के दायरे में। दूसरी जो उसकी पावर है
वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन वो अपने अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनका संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है या अलग अलग भी उनको संबोधित कर सकता है। तो प्रत्येक वर्ष या नई जो सरकार बनती है, जब वो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उसका काम होता है, बशर्ते दोनों अधिवेशनों के बीच जो अंतर है वह कम से कम 6 महीने होना चाहिए। पहले जो अधिवेशन की समाप्ति की जो तारीख है, दूसरे अधिवेशन की जो शुरुआत की जो तारीख है, उनके बीच का अंतर 6 महीने होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो उसकी विधायनी शक्तियां हैं वो है लोकसभा में। वो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का काम करता है। और चौथे नंबर पर जो उसकी पावर है वो है राज्यसभा में मनोनीत करने को लेकर के। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम करता है, बशर्ते वो किसी साहित्यिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या किसी भी प्रतिष्ठित पद पर अगर वो काम करने के लायक कोई व्यक्ति है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करने का काम करता है। अगली जो उसकी विधायनी पावर है, जो किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति देने की बात है, यानी कि कोई भी प्रस्ताव पहले लोकसभा पारित करती है, उसके बाद राज्यसभा पारित करती है, उसके बाद राष्ट्रपति की हस्ताक्षर और मोहर लगना जरूरी है, तभी कोई बिल कानून बन पाता है। उससे जो उसकी विधायनी अगली पावर है वो है अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, प्रत्येक बच्चे के लिए जानना जरूरी है कि अध्यादेश क्या होता है। इसका मायने ये है कि जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अचानक कुछ निर्णय लेना पड़ता है, कोई किसी संकट के समय, तो वो ऐसा कर सकता है। वो अपन उसकी ये अध्यादेश जारी करने की उसकी पावर है। उसको एक समय, निश्चित समय के बाद वो पास करवाना होता है। वो हो सकता है कि कोई भी अध्यादेश 1 महीने के बाद यदि संसद में स्वीकृति उसको संसद के द्वारा उसको स्वीकृति देनी ही पड़ती है, ये बात ऐसा जरूरी है। तो ये अध्यादेश होता है कि जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अचानक कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, जिनको बाद में संसद का जब अधिवेशन चले तो संसद के द्वारा उसको पास करना ही पड़ता है। ये है राष्ट्रपति की पावर। आगे जो है वो ये है कि चाहे अनुसूचित जाति को लेकर के है, अनुसूचित जनजाति को लेकर के है, संघात्मक आयोग जो लोक सेवा आयोग है उसको लेकर के है, कोई भी रिपोर्ट पेश करने का काम वो भी राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति किसी भी जो उसके सामने कोई प्रश्न पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति एक सलाह मांग सकता है, ये भी उसका काम है। तो ये थी विधायनी शक्तियाँ। कुछ निर्णय जो होते हैं किसी भी राज्य को लेकर के वो सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि राष्ट्रपति की स्वीकृति उनके बारे में ली जा सके। तो राष्ट्रपति कोई भी निर्णय, ज़्यादातर निर्णय की पावर, कुछ ऐसे निर्णय है जो लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने जरूरी होते हैं, तभी राष्ट्रपति उनको पास कर सकता है। लेकिन कुछ विषय ऐसे भी है कि प्रारंभ में ही राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। आगे जो मैं पावर बताने का काम कर रहा हूँ वो है कि राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष देश की आय और व्यय का हिसाब किताब यानी कि बजट राष्ट्रपति की ओर से संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरी पावर वित्तीय पावर ये है कि राष्ट्रपति देश के जितने भी पदाधिकारी गण है उसमें न्यायाधीशों को, मुख्य न्यायाधीशों को भी शामिल किया गया है, तो वहाँ भी उनके वेतन की कटौती अगर जरूरत पड़े देश के लिए वो कर सकता है। तो जो आकस्मिक निधि है उस पर भी राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है। तो राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, वो बिना संसद की मंजूरी लिए भी इसमें से जरूरत पड़ने पर वो खर्च कर सकता है। जो अगली पावर है वो राष्ट्रपति की जो अगली पावर है वो ये है कि
वित्तीय पावर के बाद हम बात करेंगे न्यायिक पावर की, न्यायिक शक्तियों को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है, यदि किसी भी भारतीय नागरिक को फांसी की सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उसको अक्षमादान वो दे सकता है, या उसकी जो कारावास की सजा है उसको कम वो कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी उसकी जो है न्यायिक पावर है। वो देश के अंदर मुख्य न्यायाधीशों की और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का काम भी करता है। ये भी उसकी न्यायिक शक्तियों के अंदर हम इनको शामिल कर सकते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा कि उसकी आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है। संविधान के अंदर जो भाग 18 है वहाँ अनुच्छेद 352, 356, 360 4 का अंतर है। धारा 352, 356, 360 बड़े इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपके लिए बेहद अच्छी प्रकार से इन पर अमल करना जरूरी है। पहले मैं बात करूंगा कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति कब करते हैं। अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, इसको हम कह सकते हैं। ये इस पावर का प्रयोग राष्ट्रपति तभी करते हैं जब देश का अन्य किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, या एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ युद्ध हो जाता है, वहाँ हथियारों तक का प्रयोग हो जाता है, तो राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है। बशर्ते अब ये जरूरी हो गया है कि वो मंत्रिपरिषद के द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह से ही ऐसा वो कर सकता है। बशर्ते 1 महीने के अंदर अंदर उसको इस बात की स्वीकृति लेनी पड़ती है, और आगे आपातकाल जो है वो 6 महीने के लिए अगर संसद वो विशेष बहुमत से उसको पारित कर दे तो उसके बाद वो चलता रहता है। और उसके बाद अगले 6 महीने के बाद फिर जो जनप्रतिनिधि है, अगर लोकसभा में 10% वो किसी अस्वीकृति की मांग को लेकर विचार करें तो ऐसा वो कर सकते हैं। ये धारा 352 का प्रयोग आप के द्वारा अच्छी प्रकार से अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए इसको जानना जरूरी है। आगे मैं बात करूंगा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति तभी करता है जब किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाती है, यानी किसी भी राज्य की सरकार यदि संवैधानिक की मान मर्यादा में रह करके अपनी सरकार चलाने का कार्य नहीं कर रही होती तो राज्यपाल के माध्यम से, क्योंकि एक रखवाला होता है राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य सरकार पर निगरानी रखने के लिए, उसको राज्यपाल ये सूचित कर दे कि इस राज्य की जो सरकार है वो मशीनरी जो है वो असफल हो गई है, शासन और प्रशासन को चलाने में वो नाकाम है, तो राष्ट्रपति वहाँ धारा 356 का प्रयोग करते हुए वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो ये 2 महीने तक लागू रह सकता है। उसके बाद संसद के द्वारा पास होना जरूरी है। वही लोकसभा और राज्यसभा यदि उसको विशेष बहुमत से पारित कर दे तो आगे भी ये बढ़ाया जा सकता है और दोबारा भी इसको 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पंजाब में ये जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्ष के लिए लगाया गया, उसके बाद भी अनुच्छेद 59 का प्रयोग करते हुए और 64 का, 67 का और 69 का प्रयोग करते हुए उसको आगे भी 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया। आगे मैं बात करूंगा कि जो 360 का प्रयोग, धारा 360 का प्रयोग राष्ट्रपति कब कर सकता है। 360 का प्रयोग तभी कर सकता है जब देश के अंदर वित्तीय संकट हो। वित्तीय संकट पूरे राष्ट्र में हो सकता है या राष्ट्र के किसी भाग में, किसी राज्य में वो हो सकता है, तभी राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी कि प्रशासकीय शक्तियां। और पहले तो नंबर पर मैं इनको कार्यकारी शक्तियां कहूँगा, दूसरे नंबर पर विधायनी शक्तियां, तीसरे नंबर पर जो है वो वित्तीय शक्तियां, 4 नंबर पर जो है वो न्यायिक शक्तियां, 5 नंबर पर जो है वो आपातकालीन शक्तियां। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति को, जैसा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां देने का काम भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये इस पद को बड़ा गरिमापूर्ण, सम्मानजनक पद ये निश्चित किया गया है।
तो हमारे लिए ये जानना भी प्यारे बच्चों बेहद ज़रूरी है। तो अभी तक जो यदि मैं बात करूं विभिन्न राष्ट्रपतियों के बारे में, तो ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार डाक संशोधन विधेयक बिल को पॉकेट डेथ देने का काम किया था। डाक संशोधन बिल को, यानी कि कोई भी राष्ट्रपति अगर लोकसभा और राज्यसभा किसी प्रस्ताव को पारित करके भेज देती है तो राष्ट्रपति उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर फिर भी लोकसभा और राज्यसभा दोबारा से उसको पारित करके भेज देती है, दोबारा से लौटा देती है उस फैसले को, तो राष्ट्रपति के लिए वो पास करना अनिवार्य है। एक तो ये बात हमारे लिए ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसको जो सलाह देता है वो राष्ट्रपति के लिए मानना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तीसरी बात ये है कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां विवेकपूर्ण भी होती है। जब किसी भी दल के नेता को या किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो अपने विवेक का वो उपयोग वो कर सकता है। विभिन्न समयों पर ऐसा देखने को भी मिला है। तो अभी तक जो राष्ट्रपति के पद पर सर्वसम्मति से चुने गए वो नीलम संजीवा रेड्डी थे, नीलम संजीवा रेड्डी। और एकमात्र महिला जो राष्ट्रपति इस पद को सुशोभित करने का काम किया वो भी आपके द्वारा प्रतिभा पाटिल का नाम भी आप अवश्य ही याद रखोगे। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो 6 महीनों के अंदर अंदर उसका चुनाव करवाना पड़ता है। ये भी बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आपके लिए ये सब बातें मैंने रखने का काम किया राष्ट्रपति के पद को लेकर के, लेकिन आप जब भी इनको रिलैक्स होकर के और आराम से बैठ कर के, या यदि आप कई बार ज़्यादा थक जाते हैं तो आप जब सोते हैं तो इस वीडियो को आराम से सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसको विस्तार से पढ़ने का काम भी जरूर करोगे, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।